मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा पे चर्चा के इस महत्वपूर्ण एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार परीक्षा पे चर्चा कुछ अलग है, कुछ खास है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये सजेशन भेजा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। तो इस बार मैंने देश के अलग अलग हिस्सों में भी स्टूडेंट के साथ बैठ करके परीक्षा पे चर्चा की। इस स्पेशल एपिसोड में आप यही देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर। तमिलनाडु के स्टूडेंट्स की एनर्जी, उनकी क्यूरियोसिटी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। आइए देखते हैं। बड़ा कम तो आप लोगों को कुछ खाने पीने को मिला कि नहीं? क्या मिला? नहीं, हमें घर से लेके आए थे। I couldn't believe my eyes when I saw him. First, I had expected like a dynamic, dramatic entry because he is the prime minister after all. But it was very simple, humble and down to earth. वो जब अंदर आए बस like goosebumps आने लग गए. It was really great. ऐसा है कि मैं कई वर्षों से 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ परीक्षा पे चर्चा। और मैं बातचीत करता हूँ कुछ सीखने के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ा ये सीखने का कार्यक्रम होता है, ये सिखाने का कार्यक्रम नहीं। तो मैं आज तमिलनाडु के नौजवानों को इसलिए मिल रहा हूँ कि मुझे कुछ सीखना है। तो आप में से अगर कोई कुछ बातें करना चाहते हो, अपनी बात बताना चाहते हो, तो मुझे सुनना है। कौन शुरू करेगा? छवि जैन है मेरा नाम। मुझे स्टार्टअप करना है, तो मुझे किन किन विषय की जानकारी चाहिए और एजुकेशनल लेवल पे मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे स्टार्टअप के लिए मदद मिल सके। आपकी बात एकदम सही है। मैं भी आजकल जब भी किसी नौजवान से मिलता हूँ तो तुरंत कहते हैं स्टार्टअप। पहले आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहते हैं। किसी को लगता है मैं ड्रोन बनाऊं, किसी को लगता है कि मैं घर में बिजली की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर दूं। अपने किसी 4 दोस्तों को देख जानती होगी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। एक आध दोस्त है फाइनेंस में एक्सपर्ट है। चलो 4 लोगों की टोली बना दे, साइड में अपन स्टार्टअप शुरू करते हैं। जरूर नहीं कोई स्टार्टअप के लिए कोई 25 साल की उम्र चाहिए। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप से भी काम शुरू हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी रुचि है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टार्टअप चलाते हैं, तुमको मिलने जाओ और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ। उनको बताना चाहिए मैं तो स्कूल से हूँ, मैं स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो वो छुपाएगा नहीं, आपसे बताएगा। तो धीरे धीरे आपको ज्ञान भी मिलेगा कैसे कर सकते हैं। सर, हमेशा मुझे ये डर रहता है कि कहीं मैं पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करूँ तो मैं अपनी पैशन खो दूँ। अगर मैं अपने पैशन पे ज़्यादा फोकस करूँ तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। दोनों के बीच में बैलेंस कैसे लाऊं? देखिए, पहली बात है कि 2 अलग चीजें, ऐसा आप मानते क्यों हैं? दोनों उपयोगी हैं। जैसे मान लीजिए आपको आर्ट का शौक है? और आपने साइंस का कोई विषय पढ़ा और उसमें कोई लैब की चर्चा है और कुछ केमिकल मिलाने की चर्चा है। तो आप ऐसा कीजिए, कागज लीजिए, लैब बनाए, कागज पे पेंटिंग कर लैब बनाए। फिर जो केमिकल पढ़ने के थे हर बोतल में केमिकल का नाम लिखे। फिर आप पढ़ने में आया था कि भाई इस केमिकल को मिलाने से ऐसा कलर बनता है, तो एक दूसरा चित्र बनाइए उस पॉट के अंदर वो कलर। तो आपका चित्र का काम भी हो गया और आपको वो लेसन भी याद हो गया। यानी एक साथ दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। आपके थकान को उतरने के लिए भी एक प्रकार से आपके पास जो कला है, क्राफ्ट की, जो कुछ भी आपकी सीखने की इच्छा है, वो आपको मदद कर सकती है। डेली या सप्ताह में 2 दिन आधा घंटा इसके लिए दो। समाज जीवन में जिसकी जरूरत है वो शिक्षा तो करनी है, लेकिन
जो व्यक्ति के जीवन में उपयोगी है वो आप इससे कर सकती हैं। हमारा देश भी 2047 में डेवलप्ड राष्ट्रों के साथ एक होने वाला है। सो मेरा प्रश्न क्या है कि हम नवयुवक इसे हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं? मुझे अच्छा लगा कि मेरे देश के 10th 12th के बच्चों के मन में भी 2047 विकसित भारत का ड्रीम है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। आज मुझे अब मजा आएगा। वाह, देखिए ये चीज है ना। अब 2047 में विकसित भारत यानी क्या है? आपने कभी सिंगापुर के विषय में सुना होगा। सिंगापुर एक जमाने में एक मछुआरों का छोटा सा गांव था, उसमें से आज इतना बड़ा बन गया। तो ली कुआन यू कहते थे कि भाई अगर हमको डेवलप कंट्री बनना है तो हमें अपनी आदतें डेवलप कंट्री के लोगों की होती वैसी बनानी पड़ेगी। हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह कहीं पर भी कूड़ा कचरा फेंक दिया, कहीं पर थूक दिया, ये नहीं चल सकता। सिर्फ कहीं जाना है, भाई यहाँ पर रेड लाइट है, मुझे स्कूटर खड़ा कर देना चाहिए। अब छोटी सी चीज है कि भाई हम परिवार में तय करेंगे कि हमारे घर में खाने के बाहर कुछ भी जूठा नहीं छोड़ेंगे। बताइए, सब लोग ऐसा करें तो कितना खाना बचेगा, कितना बड़ा फायदा होगा। तो एक नागरिक के नाते मैं अगर इन चीजों का जीवन में ठीक से पालन करूं तो मतलब कि मैं विकसित भारत के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। अब जैसे वोकल फॉर लोकल, मैं मेरे देश की चीजें खरीदूंगा। मैं भारत में जो चीजें बनी उसको लूंगा। जैसे मैं कहता हूँ मेड इन इंडिया। अब कुछ लोग, पैसे वाले लोगों को लगता है दुबई में जाके शादी करेंगे। वाह, हिंदुस्तान में क्या कमी है भाई? हम सब देश के नागरिक छोटी छोटी चीजों को करें, हम जरूर विकसित भारत बनाने में अपना दायित्व निभा सकते हैं, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। I was shocked that, oh my God, a student is actually concerned about this. And he told us that it's the small steps that matter, not the large ones. मेरा आपसे प्रश्न ये है कि कोई भी छात्र या कोई भी मनुष्य अपना जीवन जब व्यतीत करता है तो बहुत सारे चुनौतियों का सामना करता है। जब चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है तभी हमको हमारा जो मोटिवेशन होता है जीवन व्यतीत करने में वो कम होता है। तो ऐसी स्थिति में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है या अनुशासन की? दोनों चीजें महत्वपूर्ण है जीवन में। अगर अनुशासन है ही नहीं तो कितना ही इंस्पिरेशन होगा तो वो इंस्पिरेशन क्या काम का आएगा? मान लीजिए एक किसान है, उसको प्रेरणा मिल रही है, बगल वाला किसान बहुत फसल कर रहा है, इंस्पिरेशन है कि यार उसकी तो 1 एकड़ भूमि है, मेरी तो 4 एकड़ भूमि है, वो ज्यादा कमाता है, मैं कम कमाता हूं, तो उसको इंस्पिरेशन तो वहां से मिलता है। लेकिन ये बारिश के पहले जोतना चाहिए, वो सोचता नहीं, देखेंगे अब हफ्ते के बाद करेंगे। अगर खेत जोतेगा नहीं और बारिश आ गई फिर वो कुछ भी करे, उसकी तो हालत खराब ही रहेगी। तो उसके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं था। इंस्पिरेशन था कि मैं उसकी जितनी कमाई करूं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं थी। भाई मुझे इस समय के पहले खेत जोत के रखना चाहिए, बीज की जरूरत है ला करके रखना चाहिए, बीज को तैयार करने का काम करना चाहिए, तो डिसिप्लिन नहीं था। जीवन में डिसिप्लिन बहुत अनिवार्य है। इंस्पिरेशन में सोने में सुहागा का काम करता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है, कितना ही इंस्पिरेशन क्यों ना हो, वो फिर बोझ बन जाता है, निराशा पैदा करता है। When I asked my question, it was a question that was stuck with me from so many years. Now, finally, I feel great and honored to get a clarity from a person who I've looked up to. सर, आजकल के ज़माने में AI का प्रभाव बढ़ते ही जा रहा है। हम देख सकते हैं कि कई कंपनियों में इंसान नहीं बल्कि AI एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या हम AI को डरना है और हम अपने फ्यूचर करियर लेने के समय क्या क्या याद रखना चाहिए? देखिए, हर युग में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी चर्चा होती है
कंप्यूटर आया तो चर्चा हो रही, क्या हो जाएगा सब। तो ये हर युग की ये चर्चा का विषय रहा है। हमें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए, एक, हम उसके गुलाम नहीं बनेंगे। मैं अपने जीवन में मैं ही निर्णायक रहूंगा, वो मेरा मालिक नहीं बनेगा। जैसे कुछ बच्चों का है, मोबाइल उनका मालिक बन गया। अगर मोबाइल नहीं है तो खाना नहीं खा सकता है, टीवी नहीं है तो जी नहीं सकता। मतलब ये आप उसके गुलाम बन गए। मैं गुलाम नहीं बनूंगा। एक बार मन में ये पक्का करना, हर टेक्नोलॉजी का हम ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं एआई को पूछूं मुझे ये किताब कहाँ से मिलेगी, कौन सी है, इस विषय पे अच्छी किताब कौन सी है, हो सकता है वो गाइड करे, आपके लिए काम आएगा। लेकिन तुम कहोगे मैं ही पढ़ूंगा, तुम ही मुझे बता दो अंदर क्या है, तो फिर गड़बड़। और हमेशा ही नेचर ऑफ जॉब बदलेगा। नेचर ऑफ जॉब बदलना है। और पहले भी जब बैलगाड़ी में लोग जाते थे तो एक प्रकार का जॉब था, अब वो हवाई जहाज में जाने लगा तो बहुत कुछ बदल गया। लेकिन जीवन तो चलता रहा। तो मैं समझता हूँ हमने टेक्नोलॉजी को समझना होगा, खुद का विस्तार करना होगा, उसमें उस टेक्नोलॉजी की ताकत को जोड़ना होगा, हमारे कामों में वैल्यू एडिशन करें। अगर ये होता है तो मैं पक्का मानता हूँ कि कितने ही उत्तम से उत्तम टेक्नोलॉजी क्यों ना है, हमें उपयोग होने ही वाली है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। I never believed I would be the one to be chosen to have such a gracious occasion with our Prime Minister. It was a really great experience. I am completely overwhelmed and it felt surreal. He felt like a family more than a prime minister. साथियों, कोयम्बटूर के हमारे युवा साथी पढ़ाई के साथ साथ एआई, स्टार्टअप और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत जागरूक है। और मैं कह सकता हूँ यही तो है युवा भारत की युवा सोच, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को नीत नई मजबूती दे रही है। परीक्षा पे चर्चा का मतलब ही है साथ बैठकर बात करना और एक दूसरे से सीखना। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारी चर्चा कुछ हफ्तों के बाद कोयम्बटूर से निकल करके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच गई। वहां भी बच्चों से मेरी बहुत दिलचस्प बातें हुई और मैं कह सकता हूं सिर्फ बातचीत नहीं, बहुत मजेदार चीजें खाने का भी मौका मिल गया। आप भी इसका आनंद लीजिए। जय जोहार। कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? हैं? हाँ, आप भी बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करके आए हैं। आप भी हमारे यहाँ का खाना चाहेंगे? कैसे बनता है? सर ये बेसन को गोल गोल आकार देकर उसको तलते हैं। अच्छा, और ये नमकीन होता है। तो कब खाते हैं लोग? सर दिवाली के टाइम, दिवाली टाइम का खाते हैं? ज्यादातर दिवाली टाइम पे बनता महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं? है। महाराष्ट्र में ऐसा ही बनता हो, चकली कहते हैं। हाँ सर। ये क्या है? सर ये खुरमी है। हाँ। हमारी गुड़ से बनती है, आटे से बनती है, सूजी से बनती है। हम्म, तो बढ़िया खिलाने के लिए धन्यवाद बेटा। वहाँ पे उन्हें खुरमी मिली तो उन्होंने सबको अपने हाथ से के खुरमी खिलाई and it was just so amazing। आपके मन में भी कुछ सवाल आते होंगे आज आप लोग यहाँ आने के लिए मौका मिल गया तो? यस सर। बताइए। हम स्टूडेंट्स को भी एग्जाम्स के बाद वेकेशन से जाने का बहुत मन करता है, तो आप इंडिया में कोई ऐसी 5 जगह बता सकते हैं जहां हम भी जा सकें? आप जिस तहसील में से हो, कौन सा तहसील है आपका? सर मैं रायपुर से। रायपुर से। रायपुर तहसील में कौन कौन सी चीजें हैं, इसका जरा लिस्ट बनाओ। 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, जाऊंगा।
फिर लिस्ट बनाऊं जिले में कौन से हैं जो देखे नहीं हैं, फिर तय करूं मैं राज्य में कौन से हैं, छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी जगह मैं गया नहीं हूँ। हमें कहीं पर भी जाए स्टूडेंट के रूप में जाना चाहिए, तब टूरिज्म का मजा आता है। रेल के डिब्बे में जाना और साथ में खाना भी ले जाना, देखना चाहिए कैसा अनुभव होता है, भीड़ होती है, क्या होता है, लोग बातें करते हैं, क्या करते हैं, इसका एक आनंद होता है, जीवन में सीखने को मिलता है। भारत इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, एक जिंदगी भी कम पड़ जाए देखने के लिए। सर मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कभी कभी हम एग्जाम के दौरान रिवीजन नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है। तो सर हम अपने मन को शांत कैसे करें एग्जाम के दौरान भी और एग्जाम हॉल में जाने से पहले की? एक वीक देख लीजिए परीक्षा के पहले का, सभी चीजों को अपने ऊपर नीचे तो कर ही लिया होगा। आप मान के चलिए आपने जो सुना है, आपने जो पढ़ा है, वो बेकार नहीं गया है, कहीं ना कहीं तो स्टोरेज है ही है वो। आप शांत मन से बैठ लीजिए, चिंता मत कीजिए, जैसा पेपर आता है देख लीजिए। दूसरी चीज, आप अच्छा विद्यार्थी बनना है ना, आपको उस विषय पर ग्रिप होनी चाहिए ना, तभी तो अच्छे विद्यार्थी बनोगे। सब्जेक्ट पर ग्रिप कैसे आएगी? एक अच्छा खिलाड़ी कैसे बनता है? निरंतरता बनाए रखना, डिसिप्लिन में रहता, रूटीन में चलता है। सबसे बड़ी बात है वो लगातार कंपटीशन करता रहता है, गिरता है, पटकता है, हारता है, जीतता है, करता है, उसमें से वो खिलाड़ी बनता है। ठीक है, आपको मैं एक सुझाव देता हूं, आप करिए। आपके क्लास में कुछ विद्यार्थी होंगे, आपको लगता है जरा पढ़ने में थोड़ा कम है, ऐसे तो होते ही है, हा? ऐसे एक आध को आप दोस्त बनाइए, ये टेक्निक बहुत कायम आई है आपको। उसको कहो कि मैं आज तुझे मैथ सिखाना चाहता हूँ। अब उसको मैथ सिखाने के लिए आप जो मेहनत करेंगे, दिमाग फोकस करेंगे, आपका मैथ्स पक्का होगा कि नहीं होगा? मैं ताइक्वांडो खेलती हूँ और मैं आगे चल के स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहती हूँ। अपनी स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को बैलेंस करके कैसे रख सकती? शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये गलती कभी मत करना कि खेल में मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन शिक्षा ही सब कुछ कर लेगी ऐसा नहीं है। आप में हुनर है, जो भी है उसको डेवलप करना चाहिए। खिलाड़ी बनने के लिए खेले वो एक विषय है, लेकिन जिंदगी में खेल होना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है। जिंदगी खेल होने से बचाना है तो जिंदगी में खेल होना चाहिए। खेलना भी है, खेलूंगा तो खिलूंगा, और पढ़ना भी है ताकि और लोग कहें नहीं कि इसको कुछ पढ़ना उड़ना आता नहीं इसलिए मैदान में रहता है। नहीं, पढ़ने में भी मैं पावरफुल हूँ, खेलने में भी पावरफुल। वो जो भी बताए उसको मैं अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करूँगी, और मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती आज जो भी हुआ। सर मेरा सवाल ये है, जैसे कुछ सालों पहले आपने स्वच्छ भारत स्टार्ट किया था, हमारा नया रायपुर भी डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, तो हम एज अ स्टूडेंट उस डेवलपमेंट के लिए या अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? प्राकृतिक संपदा को बचाने का हमारे स्वभाव में होना चाहिए, और धीरे धीरे हमें लोगों को जोड़ना चाहिए। अब जोड़ते रहते हैं तो बदलाव आता है। खुद के जीवन में कुछ नियमों का अगर हम पालन करते हैं, जैसे अब पानी, मुझे बताइए कि मैं ब्रश कर रहा हूँ और पानी बह रहा है, अरे भाई तुम ब्रश कर रहे हो तो पानी तो बंद करो, जब मुंह धोओगे तब पानी लेना। छोटी छोटी चीजें होती है। एक बार मैं एक गांव की यात्रा कर रहा था, दूर से मैंने देखा कि एक जगह एकदम से जंगल जैसा लग रहा है, बड़ा हरी भरा। तो क्या है बोले तो स्कूल है, तो सब इतना सूखा है, ग्रीन है। वहाँ एक टीचर थे, उस टीचर ने ये जो पेट्रोल पंप होता है, वहाँ जो ऑयल के कैन वगैरह होते हैं वो इकट्ठे करते थे वो।
और बच्चों को कहते थे कि तुम्हारे घर में वो जो पानी होता है जिसमें खाने का कुछ अंश होता है, वो इस बोतल में रोज स्कूल आओगे तब भर करके आना। तो सारे बच्चे वो बोतल भर के या जो उनको कंटेनर दिया है वो भर करके आते थे और उन्होंने वहाँ पैड लगाए थे। हर बच्चे को एक पैड दे दिया गया था। वो जो पानी ले आता था वो उसमें डालना होता था उसको। फर्टिलाइजर का भी काम करता था, सब्जी वब्जी के टुकड़े होते थे। उसके कारण वो पूरा स्कूल को चारों तरफ एकदम से ग्रीन बन गया था। एक टीचर ने इतना बड़ा परिवर्तन लाया। मानवीय रूप से व्यवहार करे तो बदलाव शुरू हो जाता है। छोटी चीजें हैं, हम आराम से कर सकते हैं। समाज का वातावरण हमारे स्वभाव में आना चाहिए। आप इतने साल से देश को संभाल रहे हो, देश के लीडर हो, तो आप फ्यूचर जनरेशन से, हम बच्चों से ऐसी कौन सी क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हो कि हमारे अंदर आनी चाहिए एक लीडर के रूप में? ऐसा लीडर बनना है कि लीडर बनना है? दोनों बनना है। देखिए, पहले लीडर बनिए। जो काम है मन में तय करिए, कोई करे या ना करे मैं करूंगा। जब ये शुरू आ जाएगा, मैं अपने से शुरू करूंगा, तो आप देखिए अपने आप लीडरशिप आना शुरू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ कूड़ा कचरा है, आप जा रहे हैं और आपने एक उठा लिया, तो आपके साथ जो 4 लोग चलते होंगे ना, आपने देखा होगा वो भी, उनको भी लगे यार उठा लो। मतलब आप लीडर बन गए कि नहीं बन गए? अच्छी चीज है, हमें अपने आप को हमेशा लीडर रोल में तैयार करना चाहिए। ये अच्छा विश्वास है, विचार भी अच्छा है। लेकिन लीडर का मतलब ये नहीं है कि चुनाव लड़ना, पॉलिटिकल पार्टी बनाना, पार्टी में जाना, लच्छादार भाषण करना, ऐसा नहीं होता लीडर। मतलब लीडरशिप में एक क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है कि आप 10 लोगों को अपनी बात समझा पाओ। थोपनी नहीं है, समझानी है। समझाने के लिए पहले उसको समझना है। जो उनको समझ पाता है वो समझा पाता है, जो उनको नहीं समझता है वो कुछ नहीं समझा पाता। और इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको समझना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि किसी के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है अगर वो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। इफ़ आई वुड डिस्क्राइब दिस होल देन आई वुड से सपना। मैं प्रधानमंत्री से मिली। I am very lucky. बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस जो लाइफ में बहुत कम लोगों को मिलता है। परीक्षा की तैयारी के अनुभव, परीक्षा के समय आने वाले विचार, स्ट्रेस और लोगों की एक्सपेक्टेशन से जुड़े हुए ढेर सारे सवाल लगातार चर्चा का हिस्सा बनते हैं। और परीक्षा पे चर्चा का मकसद ही है कि हमारे युवा साथी इस पर खुलकर बात करें। परीक्षा पे चर्चा सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारियों से जुड़ी नहीं है। मैं जब आपके सवाल सुनता हूं तो स्वाभाविक है मेरे मन को भी वो छूते हैं। मैं अंदाजा लगाता हूं कि जीवन के कई पहलुओं से जुड़ी हुई बातें हमारे युवा मित्रों के मन में लगातार चल रही है। मैं अब आपको गुजरात लेकर चलूंगा। वहां के बच्चों ने और विशेषकर ट्राइबल बेल्ट के मेरे आदिवासी बच्चों ने जो सवाल पूछे, और उन्होंने तो मुझे सचमुच में हैरत में डाल दिया था। वाह, तो मैंने तो कही तो आज बता हिंदी में बोलवा उनसे। फाउसन है? चलिए। सर जब आए तो हमने देखा कि उन्होंने एक कोटी पहन रखी है जिस पे वर्ली आर्ट है। तो हमारे आदिवासी समाज में वर्ली आर्ट का बहुत महत्व है, तो हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत एक्साइटेड थे आपका मिलने के लिए। किसी और बच्चे को आपसे मिलने और आपसे बातें करने के लिए कितने सवाल होते हैं, लेकिन हम उतने नसीब वाले हैं कि जो आपके साथ बातें करें। आप कितने दूर से आए? हम यहाँ रेडियापाड़ा से। रेडियापाड़ा से ही आए? अच्छा। मांडवी से। मांडवी, अच्छा। क्या नाम? जय। जय और रवि है। इतने बड़े हो गए आप लोग।
पहचानते इनको? बताया कैसा मेरा परिचय आपसे? इनकी हिम्मत आई कि नहीं आई सबका? हाँ, ये मुझे पहले भी एक बार मिलने आए थे दोनों। चलिए बताइए, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, बताइए। सर हमारे माता पिता ने यह बताया कि पहले कुछ आदिवासी इलाके थे जो बहुत ही पिछड़े हुए थे, तो उन्होंने यह भी बताया कि आपका गुजरात के आदिवासी इलाकों से बहुत लगाव है और आपने वहाँ बदलाव भी किया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से हुई? आपको पाल चित्रिया की घटना मालूम है? हाँ। हैं? वहाँ आदिवासी समाज के बहुत बड़ा आज़ादी का संघर्ष लड़ा था। एक बार बहुत भयंकर अकाल हुआ था, तो उस समय मैं उस क्षेत्र में काफ़ी दिनों तक रह करके काम करता था। तो उस समय लगता था कि यहाँ एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जब मुझे मौका मिला, मुख्यमंत्री बना, तो मैं ध्यान देने लगा। आपको हैरानी होगी, एक समय ऐसा था कि उमरगांव से अंबाजी तक एक भी साइंस स्कूल नहीं था। तो बाद में आपने तो देखा, अब तो 2 यूनिवर्सिटी है, साइंस स्कूल है, इंजीनियर ITI है, बहुत सारा बदलाव आया है, उसका बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। हाँ सर। आज भी आपको मालूम होगा, मैंने एक PM जनमन योजना बनाई है। आदिवासियों में भी कुछ इलाके और कुछ लोग हैं, समाज, वो और पीछे रह गए हैं। तो मुझे फिर उनके लिए अलग से स्कीम बनानी पड़ी, अलग से बजट बनाना पड़ा। तो मुझे तब से लगता था कि हम शिक्षा पर जितना ज़्यादा बल देंगे उतना बहुत तेजी से विकास होगा। दूसरा मेरे मन में था, पूरे आदिवासी बेल्ट उमरगाम से अंबाजी पूरा हाईवे बनाया है, तो विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत होती है। लोग भी आना जाना शुरू करते हैं, तो उस दिशा में ध्यान दिया। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि पहलगाम हमले के बाद हमारे घर में सब चर्चा कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा। पूरा देश आपकी ओर देख रहा था। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारे देश की सेना ने जीत हासिल की। तो ऐसे संजोग में आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? हम तो सिर्फ परीक्षा के तनाव से। आप लोगों को परीक्षा का तनाव आ जाता है। जब आप पुरानी परीक्षा के दिनों को याद कीजिए, अगर पुरानी परीक्षाओं को याद करेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, जब गया तब तो टेंशन था, लेकिन जब करके आ गया तो कुछ नहीं था। ऐसा होता है कि नहीं? परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि आप पेपर सॉल्व करने की आदत डालें, लिखने की। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यस, अगर खुद इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको कभी भी तनाव नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, पूरे दिन किताब, अरे कभी हंसो है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है जो आज लोगों को ध्यान में नहीं है, वो है नींद। अच्छी नींद लेनी ही चाहिए। आपको लगेगा ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है जो सोने की बात करने के लिए आए, हम तो एग्जाम के लिए पूछ रहे थे। लेकिन वो नींद इतनी पूरी लेते हैं तो बाकी समय आपका बहुत ही फ्रेश, नए विचार, नए आइडिया, मन बहुत प्रफुल्लित रहता। आइए सर, अब हम ले चलते हैं हमारे कल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखाने। सर, ये है वारली पेंटिंग्स है, जो एक कार्डबोर्ड बनाते हैं उससे ऐसे पेंटिंग करते हैं। ये सभी वो चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है। सर, हमने आदिवासी का जो आदिवासी है उनके कलाकृतियों को रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि चित्रकला है, ये लिपन आर्ट, ये जो मैंने बनाया ये है पिथुरा आर्ट। खुद बनाए हो? यस सर, आपके लिए ये बनाया है। क्या नाम आपका? किशन है सर। ये आपकी हैंड राइटिंग है? यस सर। अरे वाह, थैंक यू सर। कितने बढ़िया है भाई। घर की दीवारों पे ये बनाए हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। वाह, तो आप तो बड़े आर्टिस्ट हो गए भाई। यस सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे भारत देश के वड़ा प्रधान ने मेरी पेंटिंग्स ली है और सर ने भी बहुत अच्छी तरह के हमारे साथ, जैसे हम खुद फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा था। प्लीज आपसे ये सवाल है कि आपकी लाइफ में आपके टीचर्स का क्या रोल? बहुत रोल था, बहुत रोल था। जैसे मैंने बताया, मेरे टीचर हमें डेली कहते थे
तो आप लाइब्रेरी जाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये एडिटोरियल के ऊपर एक वाक्य रहता है, वो अपने उसमें लिख करके आइए और दूसरे दिन वो उसकी चर्चा करते थे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी, जैसे ये जो फिटनेस वाला मामला है, तो मेरे यहाँ एक परमार साहब करके से, जब मैं प्राइमरी में था, वो बहुत आग्रही रहते थे फिजिकल फिटनेस के लिए, सिखाते थे भी थे, और योगा सिखाते थे, मलखम सिखाते थे। हम प्लेयर नहीं बने, लेकिन हमें ये तो समझ आया कि ये शरीर के लिए ज़रूरी है। तो हर टीचर का हर एक के जीवन में, अब दुनिया के कितने भी बड़े महान पुरुष को मिलिए, उसके जीवन से दो बातें जरूर मिलेगी। वो एक वो कहेगा कि मेरे जीवन में मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल है, हाँ, दूसरा कहेगा मेरे जीवन में मेरे टीचर का बहुत बड़ा रोल। हर एक क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो आप बताएंगे कि हमारे देश से आदिवासी समुदाय के लोग हमारे देश को आगे बढ़ाने में क्या कर सकते हैं? वह देखिए, देश जो आज आगे बढ़ा है ना, वो आदिवासी समाज के कारण ही बढ़ा है। आज देश का पर्यावरण बचा है तो आदिवासी समाज के कारण बचा है। वे प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं। आज भी हमारे देश की सेना सर्वाधिक देश भर के आदिवासी समाज के बेटे बेटियां सेना में है। आज देश के हर क्षेत्र में अब कोई फर्क नहीं रहना चाहिए, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। हमारे पास तो अब जैसे स्पोर्ट्स में हमारे आदिवासी बच्चे बहुत कर सकते हैं, इनका डेवलपमेंट हुआ, देश का नाम रोशन। आपको मालूम है अभी क्रिकेट महिला टीम जीत करके आई, पता? क्रांति गौड़ नाम की बच्ची है मध्य प्रदेश से, वो आदिवासी बेटी है, उसने खेलकूद में नाम कमाया है। और वैसे भी हमारे देश के कई खिलाड़ी हैं जो आदिवासी समाज से हैं और उन्होंने बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। उसी प्रकार से हुनर, आपके पास इतनी कला है, आप अगर टेक्नोलॉजी सीख लें तो यही सामर्थ्य कितना आगे बढ़ जाएगा। तो एक तो हमें नौकरी के लिए जिंदगी ये नहीं होता, नहीं। सपना तो ऐसा होना चाहिए भाई मैं एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ, उसके लिए मैं जिंदगी को बनाऊंगा। अगर ये हम करते हैं तो हमें बहुत लाभ होगा। गाना गाएंगे, चलिए सुनाइए। हम सबने मिलके उनके लिए गाना गाया जो कि यहाँ मोगी माता के बारे में था। वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो सब था उस सॉन्ग में। हमारी बहुत सारी बातचीत हुई सर के साथ कि कैसे जीवन में हमेशा खुश रहे, सारे स्ट्रेस को कैसे दूर करें, अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और एग्ज़ाम के बारे में भी कैसे मतलब पढ़ाई करें, एग्ज़ाम से डरना नहीं है। पहले तो मुझे खुद पे आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि पीएम सर हमारे सामने है। पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। परीक्षा पे चर्चा का हमारा सफर अष्टलक्ष्मी यानी नॉर्थ ईस्ट भी पहुंचा और गुवाहाटी में परीक्षा पे चर्चा, और वो भी ब्रह्मपुत्रा के उस बहते हुए प्रवाह के बीच मजे से सैर करते करते चर्चा भी चलती रही। चलिए बैठिए। प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सभी आपको एक गमछा पहनाना चाहते हैं। जरूर। असम में आए और गमछा न हो, वाह। उनका जो प्रेजेंस है ना वो बहुत ही कामिंग है, लाइक रिलैक्स जैसा लग गया। बैठे रहने पर जो एंजाइटी होती है सब निकल गया। उनके साथ एक साथ बहुत बातें की है फिर हमने। अच्छा, आप लोगों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पहले कभी देखा है टीवी पर? हाँ सर। अच्छा, कभी आप लोगों ने वो किताब देखी? हाँ सर। एग्जाम वॉरियर। तो उसमें से फिर आपको पहले जो सोचते थे परीक्षा के पहले,
और अब सोचते हैं उसमें क्या फर्क है, किताब पढ़ने के बाद या कार्यक्रम देख क्या फायदा हुआ आपको? परीक्षा से इतना डर नहीं लगता। आपके जो मंत्र दिए हैं ना, वैसे जैसे कि लाइक परीक्षा को एक सेलिब्रेशन उत्सव की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अब थोड़ा थोड़ा परीक्षा की तरफ से मतलब डर कम रहा है पर अब। लेकिन डर तो घर के लोग डराते हैं ना। हाँ सर। हाँ? पूछते हैं कि लाइक वो 1 नंबर कहा गया, क्यों कटा 1 नंबर। जीवन में अगर संतोष हो जाता बस बहुत हो गया, अब क्या, तो फिर जीवन में प्रगति नहीं होती। ये जीत तो रहनी चाहिए मन में, लेकिन उसके लिए मैंने मंत्र में एक बात बताई है। सर हमें किसी और से प्रतियोगिता नहीं करना या शाबाश, मैंने ये कहा है कि हमने लगातार खुद से कंपटीशन करते ही रहना चाहिए। कोई हमें कहता भी 99 आए, 1 क्यों नहीं आया, ठीक है, उन्होंने कहा बात अलग है, लेकिन खुद को भी पूछना चाहिए कि मेरे जीवन में ये बदलाव क्यों आया, ये कमी क्यों रही, क्या कारण था। अच्छा, आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो जरूर पूछिए। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मैंने सुना है कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक पर्टिकुलर डाइट हेल्दी रहने के लिए फॉलो करके चलते हैं। तो हम छात्र ऐसा कौन सा मैजिकल डाइट फॉलो करके चले जिससे कि हम एनर्जाइज्ड और फोकस रह पाए और हमारा सबसे बेहतर प्रदर्शन आ पाए परीक्षाओं में? हकीकत ये है कि मेरा कोई डाइट का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले अलग अलग परिवारों में भोजन करता था, तो इतना ही रहता था कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो वेजिटेरियन खाऊंगा, फिर उस घर में जो होता था वो मैं खाता था। दूसरा, मुझे खुद को कभी पकाना पड़ता था, कभी खिचड़ी पका देता था। खिचड़ी खाते हैं नहीं हम। डाइट आपकी पसंद का होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं दवाई की तरह डाइट नहीं खाए। तय करो कि पेट भर के खाना है कि मन भर के खाना है। आप ज्यादातर लोगों के क्या होता है, मना न करे तब तक खाते रहे। अनाज जो है पेट भर के खाते हैं, लेकिन सांस सीना भर के नहीं लेते हैं। यहाँ उल्टा करना चाहिए। दिन में जब भी मौका मिले एकदम शरीर भर जाए इतना सांस लेना चाहिए। हो सके तो कुछ पल उसको रोकना चाहिए और फिर धीरे से निकालना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, खाना यानी बाकी 50 कामों में शरीर को सबसे आखिरी प्रायोरिटी देते हैं, लास्ट प्रायोरिटी। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने नियम बनाया कि हम सूर्योदय देखेंगे या नहीं देखेंगे? ऐसे कितने हैं? सनराइज, ये शरीर को ये चीजें एक ताजगी देती हैं, एक एनर्जी देती हैं। इनको हमने आदत बनाई है, शरीर को सबसे पहले प्रायोरिटी दिलाती। सर, अक्सर हमारे माता पिता हमारे दोस्तों के साथ हमारी तुलना करते हैं, परंतु उससे ज़्यादा दबाव हम पर तब पड़ता है जब हमारे अपने घर वालों या भाई बहनों से तुलना की जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए कह दिया पिताजी ने कि देख तेरी बहन के अक्षर कितने बढ़िया है, उसके हैंडराइटिंग कितने अक्षर है, तो अच्छा व्यक्ति क्या करेगा, उस बहन को कहेगा बहन मुझे सिखाओ ना, मैं कैसे हैंडराइटिंग अच्छा बनाऊं। दूसरा क्या करेगा, बस माँ पापा माँ को बहन ही अच्छी लगती है, उसके हैंडराइटिंग अच्छे लगते, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ देखते नहीं है। अगर परिवार में भी किसी एक की अच्छाई की बात होती है तो हमने उस भाई या उस बहन से उसकी अच्छाइयों को सीखने का प्रयास करना चाहिए और पिता माता को कहना चाहिए कि आपने अच्छी बात बताई, ये चीज मेरे में नहीं है, मुझे बताइए मैं कैसे इसको तैयार करूं। तो पिता माता का आपकी तरफ देखने का, देखिए ये बुरा नहीं मानता है, ये इसमें से सीखने का प्रयास करता है। कंपैरिजन से माँ बाप ने बचना चाहिए और मैं हर माँ बाप से कहता हूँ कि कृपा करके आप परिवार में किसी के सामने उतनी तारीफ न करें ताकि
बच्चे की आदत खराब हो जाए। इतनी तारीफ न करे एक बच्चे की कि दूसरे बच्चे को लगे कि देखो हर बार ये तो इसकी बात दुनिया में बताते रहते, मेरी में बताते नहीं। परिवार में अगर निकट हमसे कोई ज्यादा अच्छा है, हमें मनोमन उसको गुरु मान लेना चाहिए। उसको पता नहीं होना चाहिए कि आप उसको गुरु मानते हैं। अब उसको कहना चाहिए यार तुम बैडमिंटन बहुत बढ़िया खेलते हो, मेरी गलती क्या होती है मुझे सिखाओ, तो वो भी अपने आप को बड़ा नहीं मानेगा। वो कहेगा यार ये मेरे से सीखना चाहता है, वो अपने को बराबर ही मानेगा। नर्वसनेस तो ऑब्वियसली थी ही, पर साथ में बहुत उत्साहित भी फील हो रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि मैं मोदी जी से मिलने वाली हूँ। मतलब मुझे लगा नहीं था ऐसा मेरे साथ कभी होगा, पर जब हुआ तो बहुत ही खुशी हुई। अक्सर छात्रों को स्टेज में या फिर लोगों के सामने बात करने में तकलीफ होती है। इसमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? तो आप अगर उनको सलाह देनी है तो क्या दोगे? हाँ, आइए मेरे पास, आगे आगे सब लोग आइए। अगर किसी को 1, 2, 3 में कहना है तो कैसा है? आत्मविश्वास रखना चाहिए। हाँ, ये आत्मविश्वास जो है ना, उसमें 2 शब्द है। 2 शब्द कौन कौन से हैं? जिसका अपने आप पर विश्वास है उसको कभी डर नहीं लगता। आपको अपने पर विश्वास है क्या? अगर खुद पर विश्वास है तो आप हर चीज को पार कर सकते हैं। जिसको खुद पर विश्वास होता है करता क्या है? पूरी परिस्थिति का मनोमन अध्ययन करता है। आपने स्वामी विवेकानंद जी का ने एक चिट्ठी लिखी थी जब शिकागो में उनका भाषण हुआ, जो बहुत प्रसिद्ध भाषण है और विवेकानंद जी की बहुत तारीफ भी होती है। लेकिन उन्होंने अपने एक शिष्य को चिट्ठी लिखी, जब मुझे शिकागो में बोलना था मैं बहुत नर्वस हो गया कि दुनिया के इतने बड़े बड़े विद्वान, आयु में इतने बड़े बड़े लोग, इतने तपस्वी लोग, मैं क्या बोलूंगा। तो उन्होंने उसको लिखा मैं बहुत था, और फिर बोले मैंने मन में माँ सरस्वती को याद किया और माँ सरस्वती को मैंने कहा कि माँ मुझ में जितनी शक्ति है उसको जगा दो। जो कुछ मैं सीखा हूं वो एक साथ मेरे जुबा पे आ जाए। बोले मैंने ऐसी प्रार्थना की और मैं गया मंच पे, और जब मैंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ऐसा कहता ही 2 मिनट तक तालियां बजती रही। बस वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया, विश्वास आ गया। नहीं, मैं सोचता था वैसा मैं नहीं हूं, मेरे भीतर तो कुछ है, आत्मविश्वास आ गया। तो हर एक के जीवन में आज कितने ही अच्छे वक्ता क्यों न हो, कितने ही बड़ा अच्छे खिलाड़ी, आपने देखा होगा क्या सचिन तेंदुलकर कभी 0 से आउट नहीं हुए क्या? होता है तो वो सर पकड़ के बैठ गए क्या? इसका मतलब हुआ हम जो स्थिति है उसको ऑब्जर्व करें, सिचुएशन को एक बार अंदाज कर लेना चाहिए। ऐसा हुआ था। तो आप चाय बागान से हैं, आप पढ़ती हैं अच्छी तरह, माँ पढ़ाती है और चाय का भी काम करती है, तो क्या लाई हो? आपके लिए चाय तो मुझे चाय बनानी होगी। हाँ? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी माँ को हमारा प्रणाम कह देना। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि टी गार्डन का लड़का होकर मैं प्रधानमंत्री जी से मिल पाऊंगा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिल पाया। इतना जनरेशन गैप होने के बाद भी जब वो हमारे बातों को समझते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा। आपने देखा कि कैसे एग्जाम की बात तो हुई ही, साथ ही लोकल संगीत, असम की चाय, वो भी परीक्षा पे चर्चा का यादगार हिस्सा बन गई। परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है। इन सभी चर्चाओं में स्थान अलग अलग थे, स्टूडेंट्स अलग अलग थे, अनुभव अलग थे, लेकिन हर चर्चा का उद्देश्य एक ही था, हर स्टूडेंट को सुनना, समझना और साथ मिलकर कुछ न कुछ सीखना।
आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।